ऑफ SO2, रिड्यूसिंग एक्शन ऑफ SO2, है ना। तो SO2 का जब भी रिड्यूसिंग एक्शन दिखाओगे आप, तो इसके अंदर आप 2 वाटर के मॉलिक्यूल डाल दोगे और ये बना देगा H2SO4 प्लस में ट्वाइस ऑफ H, है ना। वाटर डालने पर ये हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो पहली रिएक्शन लास्ट टाइम मैंने आपको कराई थी, इट रिड्यूसेस फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का, और फेरिक सल्फेट कैसा होता है, येलो, और फेरस सल्फेट होता है आपका ग्रीन। चलिए, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर SO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O, ये बन गया H2SO4 प्लस में ट्वाइस ऑफ H। अब यहाँ पर हो गया Fe2SO4 थ्राइस, आयरन प्लस 3 है, और यहाँ से 2 हाइड्रोजन आ गए आपके, दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और ये आयरन क्या हो गया, Fe2 प्लस में चला गया, और ये दोनों हो गए H प्लस। तो इन दोनों H प्लस ने एक सल्फेट आयन अपने पास रख लिया, और प्लस में बन गया ट्वाइस ऑफ FeSO4। तो अब अगर इन रिएक्शंस को हम ऐड कर दें, ठीक है ना, तो 2H से 2H कट जाएगा आपका, और ये हो गया SO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O Fe2SO4 थ्राइस, से ये बन गया ट्वाइस ऑफ H2SO4 प्लस में ट्वाइस ऑफ FeSO4। तो अगर इसकी अगर आयनिक फॉर्म हमें लिखनी हो, है ना, अगर इसकी आयनिक फॉर्म लिखनी हो, तो आयनिक फॉर्म में खाली आयन लिखेंगे। तो ये हो गया SO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस, सल्फेट आयन देखो 3 लेफ्ट में, राइट में भी 3, राइट में कितने हैं, 4 हैं आपके। तो एक SO4 आपका फ्री दिखाई देगा यहाँ से आपको, तो एक SO4, 3 को तो काट देता हूँ मैं, एक SO4 को फ्री कर देता हूँ। तो ये हो गया SO4 2 माइनस, प्लस में हाइड्रोजन कितना है, 4H प्लस, है ना, सिर्फ मैंने, और प्लस में क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस। ठीक है भाई, सल्फेट आयन मैंने हटा दिए। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, आयनिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, आयनिक इक्वेशन ऐसे बनानी तुम्हें आसान लग रही है या ऐसे बनानी आसान लग रही है? देखो एक बार जरा, ये पूरा का पूरा मैं आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में बता रहा हूँ। तो SO2 से आपको बना देना है SO4 2 माइनस, सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए आप क्या डाल दोगे, यहाँ पर 4H प्लस डाल दोगे। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 वाटर डाल दिया, हो गया आयनिक इक्वेशन। ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बना देंगे, ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस। अब इन दोनों रिएक्शन को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 2 से क्या कट गया, बट 2 ही कट गया। तो ये हो गया SO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O प्लस में ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस, ये हो गया ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस प्लस सल्फेट आयन, और प्लस में 4H प्लस। जैसे आपको आसान लगती हो रिएक्शन वैसे ही कराना पेपर में। ठीक है, दूसरा, इट डीकलराइजेज, ठीक है ना, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर, इट डीकलराइजेज पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ये पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को क्या करता है, डीकलराइज करता है। तो पहले तो रिएक्शन ये लिख दो आप यहाँ पर, SO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O, इससे बनेगा SO4 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, कंडीशन एसिडिक है, 4H प्लस डाल दिया। अब एसिडिक मीडियम में आपका जो MnO4 माइनस है वो किस में टूटता है, Mn2 प्लस में। तो रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करना है, -6 ये +2, तो
तो -6 का +2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 8H+ डाल दोगे और यहाँ पर क्या कर दोगे आप, 4H2O डाल दोगे। अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बराबर करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले रिएक्शन को 5 से, और ये हो गया आपका यहाँ पर, चलो ग्रीन पेन से करो इसको, तो ये हो गया 5SO2 प्लस में, ध्यान दो 10H2O लेफ्ट में है और 8H2O राइट में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2H2O प्लस 8H+ लेफ्ट में है और 16H+ लेफ्ट में है और 20H+ राइट में है, तो कितना हो जाएगा ये 4H+। MnO4 ट्वाइस कर दो आप, ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस सल्फेट आयन 5 हो गया, 5SO4 2 माइनस और प्लस में ट्वाइस ऑफ Mn2 प्लस। ठीक है ना, हो गई रिएक्शन बैलेंस, ये भी समझ में आ रही है भाई रिएक्शन की बैलेंसिंग ये जी। ठीक है ना। चलो इसके बाद अब आगे चलते हैं हम, और जो आपका यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो आसानी है बनाना, S डबल बॉन्ड O और एक डेटिव बॉन्ड O, सॉरी हाँ यही S डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O है ना। तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर यूजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यूजेस ऑफ सल्फर डाई ऑक्साइड। तो पहला, इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, पेट्रोलियम और शुगर की रिफाइनिंग में ये यूज होती है आपकी। सेकंड, इट इज यूज्ड इन एज एन एंटीक्लोर, इट इज यूज्ड एज एन एंटीक्लोर, यानी कि ट्रेसेस ऑफ क्लोरीन कहीं से मुझे हटाने हो तब। इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। थर्ड, it is used as a disinfectant, it is used as a disinfectant और एंड प्रिजर्वेटिव में तो इसका नाम थोड़ा सा बदल जाता है, ये सोडियम हाइपोसल्फाइड बन जाता है आपका। और क्या कहते हैं आपका, इन प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 है ना, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, it is used in preparation of H2SO4। ठीक है, और क्या कहते हैं, लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट है ना। लिक्विड SO2 क्या होता है, बहुत बढ़िया सॉल्वेंट होता है आपका। और मेन सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपकी, तो SO2 is used as a bleaching agent, ठीक है ना, फॉर वुड पल्प एंड सिल्क है ना, फॉर ब्लीचिंग एजेंट फॉर वूल एंड सिल्क। तो देखो अब जो सल्फर डाइऑक्साइड का हम ब्लीचिंग एक्शन देखें, ठीक है ना, तो ये देखो आपका SO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ H2O, ये बना देता है H2SO4 प्लस में ट्वाइस H, और यहाँ पर आपने लिख दिया कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर और प्लस में 2H, और यहाँ पर हो जाएगा डीकलराइज्ड ऑर्गेनिक मैटर।
तो ध्यान से देखो यहाँ पर, अब तक हम ओजोन का पढ़ रहे थे, तो ओजोन जो ब्लीचिंग कर रहा था वो ऑक्सीडाइज करके कर रहा था, और ये जो ब्लीचिंग कर रहा है कैसे कर रहा है, रिड्यूस करके कर रहा है। तो ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ टाइम एटमॉस्फेरिक एयर से ये जो रिड्यूस होके ब्लीच हुआ है, आपका कलरलेस हुआ है, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाएगा और अपना कलर क्या कर लेगा, और दोबारा रिगेन कर लेगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर ब्लीचिंग द ब्लीचिंग डन बाय SO2 is temporary because it bleaches the colored organic matter by reducing it so during a course of time the colored organic matter gets oxidized, है ना, the decolorized organic matter, है ना, gets oxidized by atmospheric air, है ना, and regains its color। ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो क्या है आपका, टेम्परेरी है। तो क्वेश्चन आ जाए SO2 का प्रेजेंस किससे डिटेक्ट करते हैं, तो ये एक्वस KMnO4 के सॉल्यूशन को क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर SO2 decolorizes KMnO4 solution। This reaction is used as a for detection of sulfur। This reaction is used for detection of sulfur। ठीक है ना। This reaction is used for detection जी of sulfur। चलिए, इसके बाद आता है आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अगला टॉपिक रहेगा आपका ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। तो ये बताओगे जरा ऑक्सो एसिड क्या चीज होती है, 11th में मैंने तुमको बताया तो हुआ है। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, बोलो बोल भाई। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, गलती से माइक म्यूट पे था। अच्छा तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर क्या वो होते हैं आपके, सल्फर जो सल्फर ऑक्साइड सर, वो तो उसमें सल्फर ऑक्सीजन और अरे हाइड्रोजन का मिक्सचर जिनमें हो। जिनमें OH ग्रुप होते हैं और वहां से आयनाइजेबल कौन होता है, प्रोटॉन, जैसे H2SO4 HNO3 H3PO4, सारे के सारे जी क्या है, ये ऑक्सो एसिड ही तो है ना। ऑक्सो एसिड्स कंटेन्स OH ग्रुप्स फ्रॉम विच द H+ इज आयनाइजेबल। जहां से कौन आयनाइजेबल है आपका, H+ आयनाइजेबल है। चलिए, तो ऑक्सो एसिड्स आ जाएंगे इसके बहुत सारे। इट फॉर्म्स ए लॉट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो मैं नाम लिखता हूं यहाँ पर। एक होता है H2SO4, इसको आप जानते ही हो, क्या होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। स्ट्रक्चर हो गया इसका S डबल बॉन्ड O OH और OH, है ना, टेट्राहेड्रल सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या होता है आपका, डाइबेसिक, और सल्फर क्या होता है यहाँ पर +6, और ये होता है आपका डाइबेसिक। फिर आता है आपका H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। दूसरा आता है आपका H2SO3 एंड दिस इज सल्फ्यूरस
सल्फ्यूरस एसिड, और ये बन जाता है यहाँ एक लोन पेयर और H2SO3, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो गया आपका डबल बॉन्ड, दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। तो ये भी क्या हुआ आपका डाई बेसिक। इसके बाद आता है आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा होता है आपका, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जैसे ये H2SO4 था ना, एक ऑक्सीजन हटाकर मैंने एक सल्फर लगा दिया, तो ये क्या हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर यही हो गया, S डबल बॉन्ड S OH डबल बॉन्ड O। ये भी क्या हो गया आपका डाई बेसिक, दिस इज डाई बेसिक। इसके बाद आ गया आपका फोर्थ, होता है आपका इसके बाद थायोसल्फ्यूरिक, तो हो ही गया आपका, है ना। एक ये होता है डाई थायोनस एसिड। तो देखो ये H2SO3 क्या था आपका सल्फ्यूरस एसिड, है ना, इसमें मैंने एक और SO जोड़ दिया, तो H2H2O4, इसको हम बोलते हैं डाई थायोनस एसिड, दिस इज डाई थायोनस एसिड। और ये स्ट्रक्चर हो गया इसका OH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH। ये भी क्या हुआ आपका डाई बेसिक। स्ट्रक्चर बनाने आ सकते हैं भाई इनके, इसीलिए स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। और फिर हो गया एक पॉलीथायोनिक एसिड, है ना, जैसे मैं टेट्राथायोनिक एसिड बना देता हूँ यहाँ, मान लो H2S4 और O6, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेट्रा थायोनिक एसिड। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो एस है ना, फालतू के जितनी भी एस हैं सबको बीच में डाल दो, ठीक है। तो ये हो गया SOH डबल बॉन्ड O, 6 लगाना है ना आपको, और डबल बॉन्ड O, और 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ये भी क्या हुआ आपका डाई बेसिक टेट्राथायोनिक एसिड। इसके बाद है H2H2O7, इसके 3 नाम हैं H2H2O7। एक तो इसको बोलते हैं ओलियम, एक बोलते हैं इसको डाईसल्फ्यूरिक एसिड, डाईसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ध्यान रखना ये इसके 3 नाम है भाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम यूज करते हैं इसको एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट। तो ये मिक्सचर होता है H2SO4 प्लस SO3, इसको ये भी बोला जाता है सल्फोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, और ये SOS, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका OH, ठीक है ना। 7 हो गया ना आपका। तो ये भी क्या हुआ आपका डाई बेसिक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ओलियम ज्यादा फेमस नाम है इसका। फिर आता है ये परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी का एक और ज्यादा फेमस नाम है कैरोज एसिड। स्ट्रक्चर साफ साफ पता लग रहा है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, तो परोक्साइड लिंकेज है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये भी क्या हुआ आपका डाई बेसिक, 2 प्रोटॉन देने वाला है ये भी। चलिए इसके बाद अगला एसिड आ गया आपका परोक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड, ये इसको हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। ये हो गया परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक और नाम होता है मार्शल एसिड, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया आपका परोक्सो डाईसल्फ्यूरिक बोल रहा है, ये ऐसे होता है आपका डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। ये एसिड हमने कहीं पढ़ा है इससे पहले भी, कहीं हमने बनाया हो किसी चैप्टर के अंदर इसको,
है भाई। जब हम कॉन्क H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमारा पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है ना। जी। तब जाके हमारा पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं इससे। अब आता है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहली बात मैं लिख दूं यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि इससे हम क्या बनाते हैं, इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर ओसवाल्ड प्रोसेस फॉर, सॉरी ओसवाल्ड तो उसके लिए थी HNO3 के लिए, तो मैं लिख दूं यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टेप, तो पहला स्टेप होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम जो कॉपर के क्या क्या बोलते हैं उनको, सल्फाइड और हैं, उनकी रोस्टिंग कर दें, या डायरेक्टली सल्फर को ही जला दें। तो डायरेक्टली सल्फर को जलाने से पोल्यूशन ज्यादा होगा, सल्फाइड और की हमें रोस्टिंग तो करनी है ही है, तो वहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है उसको ये लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो इसके दो तरीके हैं, पहला बाय बर्निंग रोल सल्फर, डायरेक्टली हम रोल सल्फर को ही बंद कर दें, S8 प्लस में 8O2, और ये क्या बन जाएगा 8SO2, या बाई रोस्टिंग पायराइट ओर्स, या हो जाएगा बाई रोस्टिंग ऑफ पायराइट ओर्स, बाई रोस्टिंग ऑफ पायराइट ओर। तो पायराइट और कौन सा भी लिख लो, हमने ये रिएक्शन अभी करी थी, जो कि तुम्हें याद भी, आयरन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फेरिक बन जाएगा, सल्फर को ऑक्सीडाइज करेंगे SO2 बन जाएगा। ऑक्सीजन का डिक्रीज हो रहा है 4, और आयरन और सल्फर का मिलकर हो रहा है 11, तो ये 2 इसमें कर दिया और ये 8 कर दिया। तो इस तरीके से आपका सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। अब दूसरा स्टेप होगा जो सबसे मेन स्टेप होगा इस रिएक्शन का, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू प्रोड्यूस SO3। तो ये होता है आपका ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस में O2, और कैटलिस्ट है V2O5, टेम्परेचर है 723 केल्विन या 700 लिख लो, और प्रेशर यहाँ पर रखते हैं 2 बार, और ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ SO3, और डेल्टा H इसके लिए क्या है, नेगेटिव। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है फिर ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका, तीसरा स्टेप। अब जो SO3 गैस है इसको डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इनटू H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द SO3 गैस is not dissolved in water because it reacts
violently with water, violently with water, वाटर के साथ ये रिएक्ट करती है टू फॉर्म dense white fog, dense white fog containing gaseous H2SO4 molecule, containing gaseous H2SO4 molecules which doesn't condense easily, ठीक है ना। तो डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व नहीं करते इसको हम, कि अगर SO3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो H2SO4 बनेगा तो, मगर ये गैसियस बनेगा आपका, है ना। और ये क्या होता है आपका डेंस वाइट फोग, है ना, सफोकेटिंग भी होता है काफी ज्यादा। तो इसलिए SO3 को डिसॉल्व कर दिया जाता है H2SO4 में, और ये क्या बना देता है, ओलियम बन जाता है आपका, ठीक है ना। अब इस ओलियम को ऐसे ही सप्लाई कर देते हैं होलसेलर्स के पास। होलसेलर क्या करता है, इसके अंदर वाटर मिला मिला के H2SO4 बनाता रहता है। दिस ओलियम इज पैक्ड एंड सप्लाइड, है ना, फ्रॉम वेयर द रिटेलर डाइल्यूट्स इट टू प्रोड्यूस H2SO4। और फोर्थ स्टेप हो गया आपका डाइल्यूशन ऑफ ओलियम टू प्रोड्यूस H2SO4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया H2SO7 प्लस में H2O, तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये पूरी आपकी प्रोसेस हो गई। अब इसमें सबसे पहली चीज तो ये आती है आपकी कंडीशंस नीडेड टू मैक्सिमाइज द यील्ड, conditions needed to maximize the yield of SO3 during contact process, तो सबसे पहली बात यहाँ पर, अच्छा, अब तक हम जहां कहीं भी रिएक्शन करते थे नॉन मेटल्स की, वहां पर प्लेटिनम या पैलेडियम को हम कैटलिस्ट ले लेते थे। तो प्लेटिनम और पैलेडियम की बजाय हमने यहाँ पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड को कैटलिस्ट क्यों लिया, बोलो। ये रहा V2O5 ले रखा है ना, ऐसा क्यों किया हमने कैटलिस्ट। मैं लिख दूं V2O5, हाँ बोलो तुम। V2O5 is used as a catalyst in place of powdered metal, इसका रीजन क्या है, ये जो SO3 गैस बनी है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्गली एसिडिक गैस है। तो एसिड क्या करेगा, मेटल का कोरोजन कर देगा ना, बिकॉज SO3 is a strongly acidic gas, so it will corrode the powdered metal। तो अगर हमने प्लेटिनम वगैरह लिया और पैलेडियम लिया तो वो वेस्ट हो जाएगा हमारा सारा का सारा, इतने का हमारा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा जितने का हम प्लेटिनम और पैलेडियम वेस्ट कर देंगे। दैट्स व्हाई इन प्लेस ऑफ मेटल पाउडर वी यूज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्योंकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी एसिडिक है। तो जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है उससे इसको कोई नुकसान होता नहीं है। अगर हम मेटल पाउडर ले लेंगे तो हमारा मेटल पाउडर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज द एसिडिक SO3 गैस will corrode the metal powder, इसलिए in place of metal powder we use V2O5। दूसरा, अब देखो ये जो रिएक्शन है ये तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। फिर यहाँ पर हाई टेम्परेचर क्यों लिया हुआ है, हमने तो ये पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर।
वो लो टेम्परेचर पर क्या होती है आपकी, ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है ना, तो फिर ये हाई टेम्परेचर क्यों ले लिया है यहाँ पर, बताओ। रिपीट करना सर, समझ हम्म? नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं जो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और हमने पढ़ा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर मोर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस होती है ना, फिर ये हाई टेम्परेचर क्यों ले लिया भाई 700 केल्विन का, बोलो। वैसे प्रिसाइजली तो 723 होता है, तो मैं लिख दूं इतने, तुम आंसर सोचो इसका। क्वेश्चन है क्या एग्जैक्टली आपका? समझा नहीं क्या कह रहे हो तुम। आपका एक क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना, क्वेश्चन ये है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की यील्ड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा H2SO4 बनेगा। तो पहला रीजन तो हमने लिख दिया, कैटलिस्ट या ऐड यूज करके हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा है टेम्परेचर हमने 700 केल्विन का रख लिया। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि SO3 का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस is an exothermic reaction, or exothermic reactions are spontaneous at low temperature, then why we are using a high temperature of 700 Kelvin। हम 700 केल्विन टेम्परेचर किस खुशी में यूज कर रहे हैं, ये बताओ, बोलो। एक सेकंड सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या लॉजिक लगता है इसके पीछे। देखो, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है मगर फास्ट तो नहीं है ना भाई, पानी भी नाली में बह रहा है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मगर वो धीरे धीरे बह रहा है ना। तो किसी भी प्रोसेस की जब हम स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो डेल्टा जी हम क्या रखते हैं, नेगेटिव। भाई डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस होती रहेगी आपकी। तो अगर डेल्टा जी को मैं 0 रख लूं तो ये जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, हाई है। तो 700 केल्विन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहां पर एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज लो, ठीक है ना। so to increase the rate of formation of SO3 gas, an optimum temperature of 700 Kelvin is used। इससे ऊपर नहीं जाते, इससे ऊपर जाएंगे तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है। चलिए तीसरी बात आपकी, तीसरा फैक्टर हम क्या ले सकते हैं यहां पर, बोलो। तीसरा फैक्टर हम क्या ले सकते हैं SO3 की वो कराने के लिए, प्रेशर हो गया। अब देखो, लेफ्ट में वॉल्यूम है 3 मोल का, और राइट में वॉल्यूम है कितना आपका, 2 मोल का। तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और इधर प्रेशर ज्यादा है ना। तो ऐसी प्रोसेस जिनमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है, दे आर मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई प्रेशर, है ना। हम प्रेशर ज्यादा लगाएंगे
तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रेशर को कम करेगा। तो प्रेशर कहाँ कम हो रहा है, राइट साइड में ना, तो और ज्यादा वो SO3 बनाना शुरू कर देगा आपका, और ज्यादा SO3 बनाना शुरू कर देगा, है ना। तो फिर तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना चाहिए था हमें, ये घटिया सा 2 बार का प्रेशर क्यों लगाया हमने, बोलो बोलो। मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर ऑफ 2 बार इज यूज्ड। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सिंस द रिएक्शन। सर आपकी स्क्रीन अटकी हुई है, आपका कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, वेट करो 1 मिनट, वेट करो, जब आए तो मुझे बताइए। वो हो जाता है कभी कभार नेटवर्क का इशू ना। अभी भी अटकी हुई है। कोई बात नहीं, वेट आपने करो। जहाँ पे वो लिखा था ना, बाय रोस्टिंग ऑफ पायराइट ores 4Fe2 plus 11O2 gives 2Fe2 हाँ हाँ O3 हाँ। plus, वहां पे अटकी हुई है। अरे उसके बाद से आए ही नहीं, रुक जा नहीं 1 मिनट, फिर रुक जा, रुक जा, मैं मेरे को दोबारा लगा तब शेयर से आप कर, बॉडी का कुछ लिख नहीं रहे। नहीं नहीं, अब मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, अब बताइए एक बार जरा, अब देख तो, अभी भी नहीं आई क्या। अभी लिखा आ रहा है भोलेनाथ पांडे हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बट कुछ स्क्रीन ही नहीं आ रही अब। अच्छा, तू एक एक काम कर, तू दोबारा रिज्वाइन कर, ठीक है ना। आपने बच्चों के लिए होमवर्क भेजा था, लेकिन उसमें तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि वे बच्चे होमवर्क कर नहीं पा रहे थे। अब देखो स्क्रीन आई, देखो जरा, स्क्रीन आई अब, है भाई, स्क्रीन आई क्या, बताओ जरा, स्क्रीन आई कि नहीं आई अभी, हेलो। आ रही है आ रही है। अच्छा आ रही है, चल कोई बात नहीं, वो देख लियो पीछे का, कोई बात नहीं। तो हाँ हाँ कोई नहीं। मॉडरेट प्रेशर ऑफ 2 बार इज यूज्ड, ठीक है ना। तो जब भी फ्रीज हो जाए ना मुझे बता दिया कर, 1-2 सेकंड फ्रीज हो हाँ जाए तो वो तो चलता है, लेकिन 5-5 मिनट फ्रीज हो जाए तो वो थोड़ा चलता है फिर। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना कम प्रेशर मैंने क्यों लगाया, तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ SO3 गैस is accompanied is accompanied is accompanied by decrease in volume, is accompanied by decrease in volume. So a high pressure is more favorable। तो जो हाई प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, ज्यादा फेवरेबल होगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, एट हाई प्रेशर द एसिडिक SO3 गैस will corrode the vessel, जिसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ए मॉडरेट प्रेशर ऑफ
2 बार इज यूज, है ना। हमने ज्यादा प्रेशर लगाया तो जिस कंटेनर के अंदर या जिस वेसल के अंदर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं, हमारी वेसल ही करोड़ होके ब्लास्ट हो जाएगी आपकी, इसलिए ज्यादा हाई प्रेशर हम यूज नहीं करते, ठीक है। फोर्थ आ गया आपका एक्सेस ऑफ, जब कभी भी हमें प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है तो हम रिएक्टेंट बढ़ा देंगे, तो एक्सेस ऑफ SO2 एंड ऑक्सीजन गैस। फोर्थ फैक्टर रहेगा आपका एक्सेस ऑफ SO2 एंड O2 गैस, है ना। रिएक्टेंट मैं बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बढ़ जाएगा आपका। और पांचवा फैक्टर हो जाएगा आपका प्योरिटी ऑफ SO2 एंड O2 गैस। प्योरिटी ऑफ SO2 एंड O2 गैस, है ना। तो SO2 और O2 गैस जितनी प्योर होंगी आपकी, उतने ही आपके कैटालिटिक पॉइजन कम होंगे आपके। तो द रिएक्टेंट गैसेस शुड बी प्योर, है ना। इट मीन्स दे शुडंट कंटेन या दे शुड बी freed from catalytic poison। कैटालिटिक पॉइजन क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना शुरू कर देगा आपका, है ना। कैटालिटिक पॉइजन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, है ना, ये सब नहीं होने चाहिए कैटालिटिक पॉइजन उसके अंदर। तो क्या होनी चाहिए, प्योरिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, फॉर डाइल्यूशन ऑफ H2SO4, for dilution of H2SO4, the water should not be added to H2SO4। why? H2SO4 का मुझे डाइल्यूट करना हो तो H2SO4 की बोतल में मुझे पानी नहीं डालना चाहिए, क्यों? इसका आंसर पता है तुम्हें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने इतनी पढ़ ली है, उसमें H2SO4 को हमने बहुत यूज कर लिया है, बताओ जरा। एक सेकंड सोच रहा हूँ। सर वो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस होगा वो स्लो नहीं हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मुझे इसका डाइल्यूशन करना हो, ठीक है ना, तो मुझे वाटर क्यों नहीं डालना चाहिए। अब आप ये बताओ, इसके अंदर जो आपका वाटर होता है, सर जो आयन्स होंगे H2SO4 के वो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे ना सर? तो उससे क्या होगा फिर? है भाई। तो सर इससे जो पता नहीं, सुनो, H2SO4 has strong affinity with water। H2SO4 has strong affinity with water। इसकी एफिनिटी क्या होती है वाटर के साथ? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो इट्स रिएक्शन
इट्स रिएक्शन विद वाटर, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ इज हाईली एक्सोथर्मिक। वाटर के साथ इसकी रिएक्शन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक। तो पानी डालते ही क्या होगा? ये उबल बॉईल करने लग जाएगा। नहीं, पानी डालते ही जो हीट ऑफ रिएक्शन है उससे ये बॉईल करने लग जाएगा। सो द बॉइलिंग H2SO4 solution में spurt out from bottle। तो हो सकता है कि ये बोतल से क्या हो जाए? बाहर आ जाए आपका, है ना। इसलिए कभी भी H2SO4 में वाटर नहीं डाला जाता है, ठीक है ना। सो वाटर इज नॉट एडेड टू H2SO4 बोतल। अब अगर मुझे H2SO4 को डाइल्यूट करना ही है तो मुझे पानी में H2SO4 डालना पड़ेगा ड्रॉप वाइज। पानी ज्यादा, H2SO4 कम, तो रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी नहीं। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो टू डाइल्यूट H2SO4 the H2SO4 should be added to excess of water by constant should be added to excess of water drop wise by continuous stirring। ठीक है, लगातार उसको हमें चलाना पड़ेगा, तब जाके ये मिक्स होगा आपका। तो पानी में H2SO4 कभी नहीं, पानी में H2SO4 डाल सकते हैं, H2SO4 में पानी को नहीं डाल सकते, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आ गया आपका जो H2SO4 है, ये एक डाइबेसिक एसिड है। H2SO4 is a डाइबेसिक एसिड, है ना। तो H2SO4 मेरा टूटेगा पहले ऐसे H प्लस और HSO4 माइनस, है ना। तो इसके लिए मैं Ka1 लिख दूं, तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। और दूसरे स्टेप में देखूं मैं, तो हाइड्रोजन सल्फेट ये कैसे डिसोशिएट होगा? H प्लस और SO4 2 माइनस। तो Ka2 क्या हो गया आपका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HSO4 माइनस। तो मेरा क्वेश्चन है, Ka1 और Ka2 में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? बताओ, कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है? फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट करना डिसोसिएशन कांस्टेंट सर ऊपर वाले का आना है, एक सेकंड। सर नीचे वाले की ज्यादा होगी। नीचे वाला का डिसोसिएशन ज्यादा नहीं होगा, है ना। नहीं, हाँ ऊपर नीचे वाले का होगा HSO4। नीचे हाँ वाले का, अबे नालायक, ऊपर देखियो जरा, ऊपर मॉलिक्यूल न्यूट्रल था H2SO4 का, उसमें से आप क्या कर रहे थे? पॉजिटिव चार्ज हटा रहे थे। नीचे वाला मॉलिक्यूल देखो एनायनिक है ना, उसमें से आप क्या कर रहे हो? पॉजिटिव चार्ज को अलग कर रहे हो।
तो इसकी फिजिबिलिटी कम होगी ना भाई। अनायन से कटैन को हटाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कटैन को हटाने में कम एनर्जी लगेगी ना, या नहीं? जी बोलो, है ना? तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा होगा, तो मैं लिख दूं Ka1 will be much much greater than Ka2 because during first dissociation first dissociation the H plus is to be removed from neutral H2SO4 molecule। ठीक है ना? इसको हमें किससे रिमूव, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिमूव करना पड़ेगा, है ना? सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्रोड्यूस्ड इज क्वाइट लार्ज, बहुत ज्यादा हमें H प्लस मिलते हैं। सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना? इन सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं लिख दूं फॉर सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना? द एक्सटेंट ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस्ड इज वेरी स्मॉल, है ना? बिकॉज द रिमूवल ऑफ H plus from negatively charged hydrogen sulfate ion is less feasible due to strong electrostatic forces of attraction। ठीक है, तो इसलिए Ka2 क्या होगा आपका? काफी कम होगा। अब आ जाओ इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात आती है आपकी जो H2SO4 है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर H2SO4 is a very strong dehydrating एजेंट। H2SO4 क्या है? एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इसके अंदर ये क्या करेगा आपका? मान लो शुगर है C12H22O11 और इस पे आपने कॉन्क H2SO4 डाल दिया, तो सारा का सारा वाटर हटा देगा ये, तो 11H2O गैसियस प्लस में 12C कार्बन ब्लैक बच गया आपका, है ना? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज चेयरिंग ऑफ शुगर। तो चेयरिंग ऑफ शुगर, द डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर टू कार्बन ब्लैक, द dehydration of sugar to carbon black, ठीक है ना? by the action of conc H2SO4 is called chairing ऑफ शुगर। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यही काम करता है। जबकि हमारा अल्कोहल से एल्कीन बनानी हो, वहां भी हम कॉन्क H2SO4 डालते हैं, अल्कोहल में से ही वाटर हटा लेता है ये, है ना? तो ये इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन दोनों चीज करवाता है आपका। अच्छा, अब इसके बाद है आपका एसिड जो है आपके दो तरह के सल्फेट बनाता है, एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और एक सल्फेट बनाता है आपका। और तो मैं लिख दूं जब सल्फ्यूरिक एसिड की किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे
तो मैं लिख दूं यहाँ पर when H2SO4 is treated with a salt, it produces more volatile acid। यानी कि इसका मतलब हुआ द H2SO4 displaces weak acid from its salt। ये अपने सॉल्ट से क्या कर देता है, वीक एसिड को डिस्प्लेस कर देता है। कैसे डिस्प्लेस करता है वो देखते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर CaF2 प्लस में H2SO4 है ना, तो CaF2 एक सोल्ट है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो H2SO4 अपना सोल्ट बना के चलेगा कैल्शियम के साथ है ना। ए स्ट्रोंगर एसिड प्रिफर्स टू फॉर्म ए सोल्ट विद ए स्ट्रोंगर बेस। तो ये बन जाएगा भाई यहाँ पर CaSO4 और प्लस में ट्वाइस ऑफ HF। तो वीक एसिड क्या कर दिया इसने, रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर ऐसे ही देखो NaCl से रिएक्शन होगी H2SO4 की, तो क्या बन जाएगा ये NaHSO4 अपना सोल्ट बना लिया H2SO4 ने, और वीक एसिड HCl को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है ना, तो ये काम करेगा आपका। जब भी किसी सोल्ट से रिएक्शन होगी H2SO4 की, इट विल रिप्रोड्यूस द वीकर एसिड फ्रॉम इट। इसके बाद है H2SO4 कौन, H2SO4 ऑल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, तो मैं लिख दूं यहाँ पर कौन H2SO4 is also used as an oxidizer। तो ये ऐसे टूटेगा H2SO4 H2O प्लस में SO2 प्लस में O, और कॉपर से रिएक्शन कराते हैं। पहला हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर से, तो कॉपर प्लस H2SO4। तो सबसे पहले H2SO4 को तोड़ लो, ये हो गया H2O प्लस में SO2 प्लस में O। ठीक है, अब कॉपर इस ऑक्सीजन से, एटॉमिक ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो Cu प्लस O क्या बना देगा ये, अब क्या बन गया, ये बेस बन गया ना, मेटल ऑक्साइड। तो ये जो बेस है ये फिर से एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या निकालेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा और अपना सोल्ट बना के चलेगा, है ना। अब इन सबको मैं ऐड कर दूं, ऐड करूंगा इन सबको, तो देखो क्या क्या कटता है। CuO से CuO कटा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कटा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, Cu प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4 से 2H2O से कॉपर सल्फेट से SO2। तो ऊपर वाला काम रफ काम है, फेयर रिएक्शन ये ग्रीन वाली है जो आपको लिख के आनी है। अगली रिएक्शन देखो, सल्फर प्लस H2SO4, इस रिएक्शन को मुझे कंप्लीट करना है। तो वही है आपका जो H2SO4 है, पहले उसको हम तोड़ देंगे। H2SO4 टूट गया और क्या बन गया, H2O प्लस SO2 प्लस में O बन गया आपका। अब सल्फर इससे ऑक्सीडाइज होगा और क्या बना देगा, SO2 बना देगा। आप बोलोगे नहीं सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO3 बनाओ। बिल्कुल SO3 बनाओ, लेकिन भाई साथ में ये SO2 भी तो है। तो SO2 SO3 को फिर से रिड्यूस कर देगा किस में, SO2 में। समझे, अभी पीछे पढ़ा था ना हमने, सल्फर डाइऑक्साइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट और H2SO4 क्या, ऑक्सीडाइजर। इसलिए सल्फर को हमने कहां तक रोक दिया, SO2 तक रोक दिया। अच्छा, अब ऑक्सीजन हमने 2 यूज कर ली, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन आया, तो इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। ऐड कर देते हैं इसको। तो ऐड करने के बाद क्या है, ये ट्वाइस ऑफ H2SO4 प्लस सल्फर 2O से 2O कट गया आपका, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ H2O प्लस में SO2, 2 और 1 3, थ्राइस ऑफ SO2। तो इस सल्फर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, SO2 में। इसके बाद आ जाओ कार्बन पे, कार्बन पे भी आसान है, C प्लस H2SO4, बस खत्म हो गया ग्रुप 16 भी।
C प्लस H2SO4। तो पहले इसको तोड़ दो H2SO4 को, ये हो गया H2SO4 से टूट गया H2O प्लस में SO2 प्लस में O। तो कार्बन में 2 ऑक्सीजन डाल दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये बन गया CO2। जैसे ऊपर किया वैसे यहाँ पर भी कर दो और ये रिएक्शन हो गई आपकी C प्लस ट्वाइस ऑफ H2SO4 से ये बन गया CO2 प्लस में ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस में H2O, है ना। और बस बाकी इसके लिख दो यूजेस ऑफ H2SO4। तो एक यूज बताओ मुझे, यूजेस ऑफ H2SO4। पहला, एज एन ऑक्सीडाइजर ये यूज होता है ना। दूसरा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, किसी मेटल के पीस को हमें साफ करना हो तो इट इज यूज्ड फॉर इचिंग ऑफ मेटल। इचिंग ऑफ मेटल में यूज होता है आपका ये, मेटल को क्लीन करने में। और क्या कहते हैं आपका, जो हम लेड स्टोरेज बैटरी थी उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी तो था ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट ये यूज हो रहा था आपका। और इन मेकिंग पेंट्स, ठीक है ना, इन मेकिंग पेंट, वार्निश, है ना। और बहुत सारे केमिकल को बनाने में ये यूज होता है आपका। इन मेकिंग नाइट्रोसेल्यूलोज, मेटलर्जी में यूज होता है। इन लीचिंग ऑफ कॉपर, ठीक है ना, इन मेटलर्जी, बस ये यूज रख दो। इन मेटलर्जी का मतलब क्या हो गया आपका, लीचिंग ऑफ कॉपर। ठीक है भाई, ग्रुप 16 भी खत्म। अब 2 दिन लगने चाहिए हमें ग्रुप 17 को करने में और 1 दिन लगना चाहिए ग्रुप 18 को करने में, ठीक है ना। तो 3 दिन में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा 3 आवर्स में, ठीक है। ओके चलो, ओके। ओके।